हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े और जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं और जो कुछ देश में हो रहा है उस पर बात करते हैं। जो कुछ खबरें आप तक अखबारों से, टेलीविजन से पहुंचती हैं, वो बहुत ही अधूरी होती हैं या उसका रुख बिल्कुल आम जनता के जो वेलफेयर है उससे हट करके होता है। अभी किसान आंदोलन को जारी रहते हुए 4 महीने हो चुके हैं और अभी कोई हल नजर नहीं आ रहा। किसान अब जहां 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और किसानों के बीच में कोई मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो पुणे में रहते हैं और फॉर्मर जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और समाज सेवा कर रहे हैं। कमजोर तबकों को एक साथ मिलाने की बात करते हैं। और एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में आपके, खास तौर पर महाराष्ट्र में ऐसे फॉलोअर्स हैं कि रैली करते हैं, ट्रक पर जाते हैं और उसी को एक तरह से प्लेटफॉर्म के तौर पर और डायस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि ये कहां बात अटकी हुई है। एमएसपी खासतौर पर किसान मांग कर रहा है, कानून को, जो 3 कानून है उनको हटाने के अलावा एमएसपी की गारंटी चाहता है। अब इस हद तक कहा जा रहा है कि किसान पार्लियामेंट पहुंचेंगे, एमएसपी लेंगे सरकार से। आपके पास क्या कोई इसका कोई हल है, कोई सोल्यूशन है? आप बताइए। पहली तो बात ऐसी है कि मैं आपके माध्यम से सभी किसान नेताओं का बिल्कुल तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा आंदोलन भारत के इतिहास में कभी खड़ा नहीं हुआ। पहले मेन मीडिया उनको नहीं बता रही है, लेकिन ऐसा आंदोलन खड़ा होना जरूरी था और वो हुआ है। मेरी आपके माध्यम से सभी किसान नेताओं को विनती है कि आपको लोगों को घर घर जाके समझाना होगा। अभी ठीक है, 4 महीने हो गए ना, और 4 महीने काम करेंगे तो हमारे दुश्मन कौन है, इसके ऊपर हमारा अभी तक अच्छी तरह से घर घर में मैसेज नहीं गया है। कि हमारी एक हजारों साल की सोच है, जिस सोच ने हमें गुलाम रखा, वो मनुवादी सोच है, और उनके साथ अभी मनीवादी है। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। मनुवादी उनका कहना है कि वो देश के मालिक है और हम सब लोग बाकी भारतीय है वो उनके गुलाम है, 2 जून के रोटी के हकदार है। यदि ये मैसेज घर घर में जाएगा तो समझेंगे कि ये 3 कानून का मकसद क्या है और एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये 3 कानून का मकसद था कि सभी की किसानी खत्म करनी है। हम कभी किसान खेती के मालिक नहीं थे। गांव गांव में खोद थे, बड़े जमींदार थे और उनके यहाँ हम काम करते थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और ये हम जमीन के मालिक बने। ये जो मालिक का हक है ये इनको चुभता है और इसलिए खेती में किसान न जाए, उनका नया युवा जो है वो किसान न जाए, युवा भी न जाए, वो शहरों में आके गटर में रह के उनकी सेवा करे। लेकिन किसान की खेती में जाने की जरूरत नहीं, पूंजीवादी के हाथ में ये देने का षड्यंत्र है। तो हमें घर घर जाके समझाना होगा इसके पीछे साजिश क्या है। तो ये इसके बारे में मेरे ख्याल से तीनों कानून के बारे में बहुत बात हुई है और लोगों को भी समझ में आया है कि उनकी खेती छीननी है, उनका किसानी हक छीनना है, इसलिए वो कर। एमएसपी की बात आती है तो सरकार बोलते हमारे पास पैसे नहीं। सरकार सरासर झूठ बोलती, क्योंकि बहुत पैसे है हमारे पास। सिर्फ हमारा सनलाइट है ना, सनलाइट, सूरज की ऊर्जा, वो बेचते तो भी हमको एमएसपी मिल सकती। तो पैसे तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वो हमको देना नहीं चाहते। अभी जब हम थोड़ा इतिहास देखेंगे तो मोदी 2014 में सत्ता पर आए और सत्ता पर आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो
कई लाख करोड़ यानी 38 लाख करोड़ की 2014 से टैक्स एग्जम्पशन दिया 14 से 21 तक, वो है 38 लाख करोड़ का। हमारे भारत में 2017-18 में सिर्फ 20 इंडिविजुअल है जो 50 करोड़ का टैक्स देते हैं, मोर देन 50 करोड़ पर टैक्स देते हैं, और हमारे बिलियनर की संख्या तो 177 है। अभी कोविड के जमाने में हमारे बिलियन बढ़े 40%, और हम 177 पहुंचे हैं। हम जब ब्लैक मनी की बात करेंगे तो ये सब पूंजीवादी और मनुवादी का ब्लैक मनी है, और वो वापस लाने की बात नहीं करते। जब इलेक्शन में बात करी थी 15 लाख हर के अकाउंट पे जाएंगे, तब क्या मोदी का हिसाब मालूम नहीं था क्या? सब मालूम था, लेकिन मोदी ने जानबूझकर वो पैसे लाने की वादा किया और वो छोड़ दिया। तो हमारे पास इतने पैसे हैं। देखो, हमने कई अल्टरनेट बजट का सुझाव दिया था। मैं किसान आंदोलन में जाके वहां भी यह भाषण किया था कि हमारी देश की जो नीति है, देखो फ्रांस में जब कोई मरता है तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स है, इसको आप स्टेट ड्यूटी बोलते हैं, वो है 45%। यानी मैं मर जाता तो मेरी संपत्ति का 45% हिस्सा सरकार को जाता, तो 55% रहता, क्योंकि उसमें बच्चों का क्या है, ये तो सर देश की संपत्ति होती है। दूसरा ऐसा है कि कई डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, वो और डेवलप्ड कंट्रीज लेते थे टैक्स, लेकिन ये जो नया दौर आया लिबरलाइजेशन का, उसमें वो कई ने छोड़ दिया, कई ने कंटिन्यू रखा है। लेकिन हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स, यदि ये इनहेरिटेंस टैक्स बिठाते हैं तो हमें कम से कम 10 लाख करोड़ सालाना मिलते हैं, कम से कम। हमारा जो आज का बजट है वो 34 लाख करोड़ का है, ये हम 60 लाख करोड़ तक ले जा सकते हैं। मैं आपको फिगर देता हूं। पहले मैंने बताया कि इनहेरिटेंस टैक्स है, दूसरा मैंने बताया कि हमारे इनको इतना कंसेशन दिया जाता है पूंजीवादियों को, ये कंसेशन, एक सादी बात में बताता हूं आपको कि ये जो हर साल कंसेशन दिया जाता है, टैक्स कंसेशन, वो भी 7 लाख करोड़ का है मोदी के जमाने 14 से। और हमारा जो संपत्ति है देश की, हमारे कैपिटलिज्म क्या है, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं, ये क्रिमिनल कैपिटलिज्म है। कोई उद्योगपति पूंजीवादी हमारा गैस चुराता है, हमारे भूमि यानी कोयला चुराता है। जो कोयला यहाँ कुछ हजार करोड़ में मिलता है, वो बाहर वे कुछ लाख करोड़ में बेचते हैं। तो ये जो है हमारी जो माइनिंग है, उसमें से जो लोग मिनरल खरीदते हैं वो मिट्टी मोल भाव से खरीदते हैं। एक ही उदाहरण देता हूँ, सिंपल बालू है ना, बालू नदी से आप बालू कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 50 रुपए 100 रुपए ट्रक से लेते हैं, और उसकी बाजार में कीमत है 1 लाख 2 लाख करोड़, 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए इसकी कभी कीमत है। हम क्यों नहीं, ये तो एक सिंपल उदाहरण बताया, इससे भी हम 5 लाख करोड़ कमा सकते हैं। जो मैंने कहा पहले कि हमारे जो टैक्स ये बिठाया इन्होंने, इसके ऊपर हमने जो हिसाब किया, तो हम सब हिसाब मिलके टोटल हम कहते कि हम कम से कम 38 लाख करोड़ कमा सकते हैं, और वो 34 करोड़, यानी हम 60 लाख करोड़ से भी ज्यादा हमारी कमाई हो सकती है। आज भारत सोशल सेक्टर में खर्च सबसे कम करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ अफ्रीका से भी कम खर्च है हमारा सोशल सेक्टर। हमारा अन्न सुरक्षा कानून है, उसकी धज्जियां उड़ाइए। अभी ये कहते हैं कि सब जो भी किसान की उपज होगी वो सब खरीदना होगा, तो आज भी 23 किसान की उपज है, 23 जो चीजें है, इसके ऊपर एमएसपी का कानून है। कानून नहीं है लेकिन एमएसपी देते हैं, वो भी एमएसपी देते नहीं, क्योंकि सही एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन कमीशन ने तय करी है, और वो फॉर्मूला है C2। उसमें C2 उसमें जो होता है वो हमारा वो किसान का लेबर आता है, जमीन की कीमत आती है, जमीन को दिया हुआ इनपुट है,
खाद है, बिजली है, पानी है, पेस्टिसाइड्स है, और जो भी ओवरऑल खर्चा होता है हाँ। ऊपर 50% मुनाफा किसानों को देना है। लेकिन ये देते नहीं, और कुछ झूठे आंकड़े बढ़ाते देते। हमने 1100 था, 1800 किया। जब किसानों का इनपुट 60-70% बढ़ा, तब इन्होंने 1100 से 1800 रुपए किया। तो क्या किया? अगर 60% बढ़ाया इनपुट, तो उसको क्या मिला? दूसरी बात ऐसी है कि उसको कुदरती आपत्ति को सामना करना पड़ता है, यानी उसका हर इनकम है वो एक गेम है, जुगाड़ है। बारिश आती है। अभी मेरे खेत की इस साल की कहानी बताता हूं कि हमने सोयाबीन किया था, 250-300 क्विंटल सोयाबीन का अंदाजा था। निकलने के पहले बारिश आ गई, सब सोयाबीन। गेहूं का वही हो रहा था, लेकिन हमारा वहां अनाथ आश्रम चलता है, बच्चे गए और गेहूं निकाला। जो 200-250 क्विंटल होने वाला था, ये 100 क्विंटल हो गया। निकाल नहीं सके। तो ये जो बात हो रही है, किसानों की हमेशा कुदरत पर निर्भर होता है। अभी ये जो खरीदी करना है, ये बोलते हैं कि हम कपास खरीदते हैं, तो कपास का बीज आप बेच सकते हैं, कपास आप बेच सकते हैं। सभी किसानों की उपज पर एमएसपी एक बार डिक्लेयर होती है, वो भी स्वामीनाथन कमीशन आयोग की पद्धति से डिक्लेयर होती है। तो एक बाजार में मार्केट तय हुआ है, तुम्हारे हर चीज का मार्केट तय है। तुम 91 के बाद तो खुद सब लोग व्यापारी बने हैं। आपके साथ मैं हंसता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा हिसाब है। जी जी। ये जो हो रहा है, तो फिर किसानों को क्यों नहीं बिजनेस? किसानों की खेती हमेशा घाटे में क्यों रखनी? तो घाटे में रखेंगे, आपको रुलाएंगे, आपकी खेती लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है। ये जो किसानों का इनपुट है, वो सब पूंजीवादियों के हाथ में है। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, इस ट्रैक्टर को बनाने में कई हजार रुपए लगते हैं और कई लाख रुपए में लेना पड़ता है। हर हर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, वो पूंजीवादियों के हाथ में है। और हर पैदाश किसानों से जो है, वो फिर पूंजीवादी के हाथ में जाती है। तो आज भी किसान क्या है? किसान तो किसानी करता है, लेकिन वो सही मायने में मजदूरी भी नहीं पाता। और ये इनकी ये मनुवादियों की चाल है कि तुम सब हमारे गुलाम है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं सभी किसान नेताओं को हिम्मत करने का आह्वान करता हूं कि जब तक तुम हर किसान के घर में मनुवादियों की असलियत नहीं बताएंगे, और मनुवादी मिले हुए हैं। मनुवादियों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि देखो हमारा कारपोरेट टैक्स 16% है, वो हम अमेरिका का 34% है, कई डेवलप कंट्रीज का 50% तक है कारपोरेट टैक्स। तो हमें 30% करने में क्या दिक्कत है? हमारे, मैंने बोला अभी कि 177 बिलियनर है हमारे देश में, 177। लेकिन 17-18 का फिगर बताता है कि हमारे सिर्फ 20 लोग हैं जो 50 करोड़ के ऊपर टैक्स देते हैं। 20 लोग हैं, 20। तो ये मल्टी बिलियनर क्या कर रहे हैं? वो जो ब्लैक मनी की बात हो रही थी, लाखों करोड़ की बात हो रही थी, यदि वो वापस आते, ये इनको वापस लाने ही नहीं है। और ये आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अभी देखो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है। तो परदेश से जो पैसा आता है, उसको तो इनको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश से आता है तो उसको पैन कार्ड का नंबर देना पड़ता है। लेकिन आज जो सत्ताधारी पक्ष है, उनको तो परदेश से पैसे आ रहे, प्रदेश से आ रहे, या हमारे ब्लैक मनी आ रहे वापस। बीजेपी का इलेक्शन गिमिक जो है, वो सिर्फ पैसे पर चलता है। यदि वो इलेक्शन हारते हैं तो एमपी एमएलए खरीद करते हैं, यदि वो जीतते हैं तो पहले ही उनका स्लोगन क्या है? 1 बूथ 25 यूथ। अभी एक एनजीओ ने आंकड़ा दिया है कि आज हमारे पॉलिटिकल वर्कर देश में 7.5 करोड़ है। 14 के बाद इनकी इतनी संख्या बढ़ी है कि 7.5 करोड़ पॉलिटिकल वर्कर है। इतनी नौकरी सरकार में नहीं, कहीं नहीं है, पब्लिक सेक्टर में नहीं, कहीं भी नहीं। तो ये इसके लिए पैसे किसके पास है?
आज ही हमारे लोक सत्ता ने अग्रलेख लिखा है कि हम क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? जो भी पैसा आता है वो सब तो रूलिंग पार्टी को आता है, और जो ब्लैक मनी आपने नहीं लाया वो आप, क्योंकि फॉरेन से जो फंडिंग आएगा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का, उसको तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो ये दिखाते हैं फॉरेन से आया। तो ये सब जो हो रहा है, यानी पैसे तो बहुत है लेकिन ये सब चुनाव पर खर्च हो रहे हैं। और मोदी का काम क्या है? सिर्फ एक एक गिमिक करके, पुलवामा किया चुनाव किया, पठानकोट किया, उरी किया चुनाव किया, लाल किला किया चुनाव किया, तो जो भी चाइना के वहां लोग मारे फिर चुनाव किया। चुनाव, पैसे और सत्ता, इसके बावजूद सोशल वेलफेयर का इनको कोई लेन देन नहीं, क्योंकि मनुवादी की आइडिया है और मनीवादियों को तो पैसे चाहिए। तो इसलिए मैं किसानों को, नेताओं को आपके माध्यम से बोलता हूं कि हमें जरूर एमएसपी मिलेगी, तीनों कानून भी जाएंगे, लेकिन हमें ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। मोदी तो आज आपकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। जाते हैं इलेक्शन में, सबको बोलते हैं ठीक है भाई बीजेपी नको, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो आने वाली ममता है वो गलती, मैं ब्राह्मण कन्या हूं, मैं हिंदू हूं, तो सिर्फ मनुवादी आते हैं ना, एक मनुवादी आएगा, दूसरा मनुवादी आएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा? तो ये आज जो किसान कर रहे हैं वो ठीक है कि किसी हालत में बीजेपी नहीं चाहिए, लेकिन जो आने वाले वो बीजेपी की बहन है, भाई है, सबकी होड़ लगी है। दलित नेता भी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मौला मौलवी की तो बात न करना है, ठीक है, वो सभी संघ से जुड़े हुए हैं। तो फिर ये मनुवादी सोच सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, तो ये मनुवादी सोच सभी धर्म के प्रमुख, सभी पार्टी के प्रमुख की सोच है। तो हमें इनके अलावा आज किसानों की ये ताकत है, हम उनके साथ जुड़े हुए, मुझे मालूम है कि इनके अलावा हमें नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देना होगा, देश के सामने नया बजट देना होगा, और ये नया बजट देके हम 60 लाख करोड़ खर्च कर सकते हैं हर साल, और हम आप सबको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री दे सकते हैं। ये वाला करना होगा। अच्छा, जस्टिस साहब, आपने एमएसपी के बारे में बताया, ये बात बहुत ही डिटेल से आ गई और आप कई बार इस बात को बता चुके कि मनीवादी और मनुवादी का एक तरह का आपस का गठजोड़ है जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रिज्यूम किया जाए कि शायद किसी प्रेशर में या कोई बेटर सेंस प्रिवेल करने की कोई बात आ जाए, तो एमएसपी सरकार कैसे दे सकती है? सीधा फार्मूला क्या है आपके पास? सीधा फार्मूला है, यदि सब किसानों की उपज जो है वो सरकार खरीदती है, तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चने आएंगे, 2.5 से 3 लाख करोड़। अब मैंने अभी हिसाब दिया आपको, हम और भी 30 लाख करोड़ जो बजट बढ़ा सकते हैं, तो 3 लाख करोड़ तो 1/10 भी नहीं हुआ। एक दूसरी बात, जो सब हम खरीदते हैं उसमें से सिर्फ धान पर सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। यदि हम कपास खरीदेंगे तो कपास के ऊपर मुनाफा लेके सरकार बेच सकती है, व्यापारियों को लगता है। यदि तेल की सीड है, ऑयल सीड से खरीदेंगे हम, तो उसको भी व्यापारियों को लगता है वो हम मुनाफा बना सकते हैं उस पर। कई चीजें ऐसी है जो हमको खरीदना पड़ेगी एमएसपी के तहत सरकार को, लेकिन वो बेचने में उसमें मुनाफा भी मिलेगा। एक बार सरकार ने एमएसपी तय करने के बाद ऑटोमेटिकली उनको पैसे मिलेंगे, किसानों को, और सरकार को भी पैसे मिलेंगे। तो सरकार को घाटा कहाँ आता है? सरकार को जो घाटा आएगा सिर्फ सब्सिडी, धान सब्सिडी में आएगा, तो वो तो बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो एमएसपी के लिए पैसे है, लेकिन एमएसपी देने की इच्छा नहीं है। देने वाले समझते हैं कि हम देश के मालिक है, तुम गुलाम है, तुम खेती छोड़ो, तुम शहर के गटार में आओ, हमारी सेवा करो। तो सिर्फ एमएसपी की कहानी वहां तक नहीं है जो किसान अपने तक महसूस कर रहा है। बुनियादी बात यह है कि किसान कृषि का काम छोड़ दे, फार्मिंग छोड़ दे, और वो गुलाम बन जाए शहर में रहने वाले मनीवादी और मनुवादियों का। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, तीसरे 3 कानून वही कहते हैं, 3 कानून ही नहीं,
70 साल में आज तक जो किसानों के लिए पॉलिसी आई, वो पॉलिसी क्या है कि किसान हमेशा दिक्कत में रहे, मजदूर हमेशा दिक्कत में रहे, 2 जून की रोटी भी उनको न मिले। तो क्या सोचता है नई नई युवा पीढ़ी जो आ रही है, वो क्या सोचती है, हम क्यों किसानी करें, हम शहर में जाएंगे, हम झुग्गी झोपड़ी रहेंगे, तो भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, हम उनकी उधर तो ये उनकी सोच है कि तुम किसानी छोड़ो, तुम शहर में आओ और शहर में तुम कई गटार में रहो हमारी सेवा करो। तो ये उनका उद्देश्य है, इसलिए 3 कानून ये अल्टीमेट लास्ट स्ट्रोक है। उसके पहले की सब पॉलिसीज वैसी थी और वैसी पॉलिसीज के मुताबिक ये लाया गया। इसके लिए स्वामीनाथन कमीशन ये सब उन्होंने फाटे पर मार दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने बहुत ही खुल करके बताया कि ये जो साजिश है वो असल ये है कि किसान अपनी जमीन छोड़े, अपने ही काम से नफरत करने लगे, उनका जो युवा है, जो नौजवान है, और शहर में आकर के गुलामी करे, झुग्गी झोपड़ियों में रहे और सिर्फ मनीवादी और मनुवादियों की सेवा करता रहे। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उसे बहुत बड़ा काम समझ ले, बस वहीं तक उसकी सोच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आप हमें समय दे देते हैं। और मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जस्टिस कोलसे पाटिल साहब दिल्ली के जो बॉर्डर पर गाजीपुर और शंभू बॉर्डर वहां भी गए हैं और किसानों का आंदोलन जो महाराष्ट्र में है वहां पर भी बहुत ही एक्टिव वहां पर रहे हैं। और आज भी हमेशा जो कमजोर तबके के लोग हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए खास तौर पर एक हमदर्दी का जज्बा आपके अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।